हेलो बच्चों, कैम जोन में आपका स्वागत है। तो बच्चों क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डैनियल सेल का। देखिए यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था तो उसमें एक जिंक की रोड 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डीप की गई थी। ठीक है, 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरी कॉपर की रोड 1 m CuSO4 सॉल्यूशन में डिप की गई थी। इनको वोल्टमीटर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन था 1 m CuSO4 सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया गया था जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर क्या बना रहा था, जिंक आयन। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, +2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर के आयन जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में थे वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना रहे थे, कॉपर मेटल, जो कि इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए तो ओवरऑल रिएक्शन पर अगर हम बात करें तो इसकी रिडॉक्स रिएक्शन जो ओवरऑल बनी थी वो क्या बनी थी, ये कैंसिल करने पर Zn + Cu2 + एरो Zn2 + Cu। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या ऐसा एक समय भी आएगा, देखिए यहाँ पर जब जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर जिंक की जो है वो आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए। मान लीजिए इसमें KCl है तो उतनी अमाउंट में Cl यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। और यहाँ पर जब कॉपर डिपॉजिट होती रहेगी इस इलेक्ट्रोड पर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सल्फेट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा इस सॉल्ट ब्रिज उतने ही पोटेशियम आयन बेचकर। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में कभी ना कभी, क्योंकि यहाँ पर जिंक की रोड जो है वो लगातार क्या होती रहेगी, डिसॉल्व होती रहेगी इस सॉल्यूशन में। तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी कि जब जिंक के आयन बनने बंद हो जाएंगे, कॉपर के आयन डिपॉजिट होने बंद हो जाएंगे। एक कंसंट्रेशन तो एक समय तो ऐसा आएगा ही कि टाइम के साथ यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ना तो यहाँ पर जिंक आयन डिसॉल्व हो रहे होंगे, ना वहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर कोई सेल कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा होगा, सेल वर्क ही नहीं कर रहा होगा, मतलब सेल काम करना बंद कर देगा। वो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की, यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, उस स्टेज पर जब जिंक आयन यहाँ पर बनने बंद हो जाए, जिंक डिसॉल्व होना बंद हो जाए, कॉपर डिपॉजिट होना बंद हो जाए, वो कंडीशन होगी हमारी इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, दोनों हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, जिसके केस में उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E0 सेल, ठीक है, यानी कि जो पूरा सेल पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0 सेल पोटेंशियल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस ही तो होता है। अब दोनों ही सेम हो जाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो इक्विलिब्रियम पर E सेल आएगा 0। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पर Kc की वैल्यू क्या होती है, Kc की वैल्यू होती है, जनरल में बात करता हूँ, C D बाय A एंड B। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो तो हम रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हैं, अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो हम Kc निकालते हैं। ठीक है, इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, Kc की वैल्यू यहाँ पर होगी Kc = प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Zn2 प्लस इंटू Cu की कंसंट्रेशन बाय Zn की कंसंट्रेशन बाय इंटू Cu2 प्लस यानी कि आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है 1, यानी कि यहाँ पर Zn = 1, Cu की कंसंट्रेशन भी 1, क्योंकि ये क्या है, प्योर सॉलिड, और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या ली जाती है, 1। तो Kc की वैल्यू क्या आएगी, Kc की वैल्यू आएगी Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पर नस्ट इक्वेशन पर विचार कर लेते हैं कि नस्ट इक्वेशन क्या आएगी, E सेल
इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग क्या आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का आयन की कंसंट्रेशन Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस, ठीक है। ये आएगी हमारी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस के लिए, इस सेल के लिए, अगर इस सेल के लिए हम बात करें तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, पर हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम के केस में जब मैंने बताया कि सेल पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब ई सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर रखने पर क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग, ठीक है। ये वैल्यू, इसको हम Kc भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू किसकी है, Kc की वैल्यू, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, Kc, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं इसको 298 केल्विन पर ले रहा हूँ तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आएगी, इसको इधर ले आएंगे 2.303 RT अपॉन NF लोग Kc, और ये वैल्यू अगर 298 केल्विन पर लिए जाए तो RT और F की वैल्यू रखने पर जो सॉल्व करके आता है वो आता है ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन N लोग Kc। यही इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। हम यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकाले तो देखिए मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा log Kc इक्वल्स टू n इंटू ई नोट सेल बाय दिस वैल्यू, n इंटू ई नोट सेल बाय 0.059, ठीक है। और अगर पूरा Kc की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करनी है तो Kc को लिखेंगे Kc इक्वल्स टू लोग उधर जाके हो जाएगा एंटी लोग ब्रैकेट में क्या आएगा, n इंटू ई नोट सेल बाय 0.059, ठीक है। तो ये है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए आज हम टॉपिक लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, इससे हमें भी थोड़ा साहस मिलता है वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स लेकर, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।